बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर 24 का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 24 ऑर्गेनो एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाहिर है इसके नाम से जाहिर है कि एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस से है। एनालिसिस एक स्टडी है जिस कंपाउंड की, जिस सैंपल की आप स्टडी करने जा रहे हैं, इस कंपाउंड को, इस सैंपल को जब आप स्टडी करोगे तो इस कंपाउंड को, इस सैंपल को एनालाइड बोलते हैं। और इसकी जो स्टडी है इसको बोलेंगे एनालिसिस, तज्जिया करना। एनालिसिस दो किस्म के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जब आप जस्ट मेयार की बात करते हैं, दूध में पानी मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया, तो ये क्वालिटेटिव है। दूध में कितना पानी मिलाया गया है, कितना, ये क्वांटिटेटिव है। इसकी बेस्ट एग्जांपल, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बेस्ट एग्जांपल आपके एफएससी के प्रैक्टिकल में है सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि मेरे पास NaX में X कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, सल्फेट एटसेट्रा। तो जस्ट इस बात की स्टडी करना कि एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है, ये क्वालिटेटिव स्टडी होती है। जबकि अगर आप ये कहते हैं कि जिस तरह आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप एक अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी मालूम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, कितने मोल पर डीएम क्यूब है, यानी मिकदार की बात करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आल्सो नोन एज टाइट्रेशन एनालिसिस, इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि हम यहां पर मिकदारों की बात करते हैं। सिमिलरली आप जानते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें आप डेंसिटी और वेट की बात करते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। Combustion analysis and determination of empirical formula of organic compound। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो सबसे पहली बात, कंबस्शन एनालिसिस एक ओल्ड टेक्निक है, एक क्लासिकल टेक्निक है, क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 प्लीज ना भूलिए, एनालिसिस के अंदर फिर ये कौन से वाला है, प्लीज ये आपके पास क्वांटिटेटिव है। ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जाम्पल है। वो कैसे?
कंबस्शन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्लीज याद रखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंबस्ट करेंगे। जब जलाएंगे तो इससे बनेगा CO2, इससे बनेगा H2O। तो यूं मैं स्टडी करूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन एलिमेंट शामिल है प्लीज, और उसके बाद उन एलिमेंट्स के मोल्स, उन एलिमेंट्स के परसेंटेजेस, उन एलिमेंट्स के मैसेज भी मालूम करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के ये मालूम करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बन जाती है। कंबस्शन एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। प्री हिस्टोरिक टाइम से कंबस्शन के प्रोसेस से हम कंसर्न्ड हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, गालिबन 70s 80s की बात है, 70s 80s की बात है। एक फ्रेंच केमिस्ट था, एंटोइन लेवाइजर एक केमिस्ट था। इस केमिस्ट ने सबसे पहले कंबस्शन के प्रोसेस को एनालिटिकल टेक्निक के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया। यह अलग बात है कि उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप इस्तेमाल करेंगे जलाने के लिए, उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। कितने से? 50 ग्राम से भी उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। फिर 1815 में 1780s के बाद फिर ये प्रोसेस डेवलप हुआ। 1815 में कुछ टेक्निक्स आई कि जनाब यहाँ पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड, टू इंश्योर कंप्लीट कंबस्शन, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये प्रोसेस मज़ीद डेवलप हुआ। 1831 यानी 1815 में डेवलपमेंट्स हुई। फिर 1831 में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पेश हुई। एक जर्मन केमिस्ट था, जस्टस वॉन लेबेग। जस्टस वॉन लाइबेग एक केमिस्ट था, जर्मन था। जर्मन केमिस्ट में बहुत आगे होते हैं जर्मनी के लोग। ये एक जर्मन केमिस्ट था। इसने फिर इस प्रोसेस को बहुत ही डेवलप किया, बहुत ज़्यादा। इसने तरीका सिखाया कि जनाब इस तरह आप एक सैंपल को जलाएं, जलाने के बाद ट्यूब से पास करें। मुकम्मल उसने एनालिसिस की, डिटेल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। बाद में इसके बाद फिर डेवलपमेंट हुई और इस प्रोसेस में नोबेल प्राइज़ भी लोगों को मिले हैं। ओके, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। प्लीज़, ईटा में आपसे क्या क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट करेंगे? मैं पहले से बता रहा हूं कि ईटा में उन्होंने आपसे क्या पूछना है, इस चैप्टर की डोमेन क्या है, इस टॉपिक में आपसे क्या पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछेंगे कि ये जो कंबस्शन एनालिसिस है, कंबस्शन एनालिसिस है, ये कौन से ऑर्गेनिक फैमिलीज के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज आपको याद रखना होगा कि ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ठीक है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो प्लस और माइनस ऑक्सीजन हो। कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या ना हो। तो जिन कंपाउंड्स में ये 3 लोग होते हैं उनकी स्टडी, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला हम ज़रूर मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं
इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट पॉसिबल फार्मूला होता है जो बताता है कि इस कंपाउंड में फला फला एलिमेंट के दरमियान रेशो ऑफ कॉम्बिनेशन ये वाली है। ओके, तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखिए। ईटा यहां से दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? दूसरा क्वेश्चन ईटा आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज मालूम कीजिए। तो परसेंटेज तो एक स्टाइकियोमेट्री वाले टॉपिक्स में आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, ये परसेंटेज थोड़ी अनोखी परसेंटेज है। याद रखें, इसमें आप ऐसे करेंगे, इस परसेंटेज का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट in a compound, percentage of an element in a compound obtained from a given source। तो क्या करेंगे? is equal to total mass of an element divided by total molar mass, total molar mass of compound, ये वाला कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाई obtained mass of that compound divided by total given mass of source multiply by 100। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये ईटा का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जो इस टॉपिक से आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ईटा का आपके पास ये बनता है फैक्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोग मैग्नीशियम परक्लोरेट क्यों यूज करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज करते हैं। ये बातें भी आपसे पूछ सकते हैं, ये फैक्ट्स के बारे में है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे वो ये पूछ सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ईटा के हवाले से फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि अगर आपके पास कार्बन की परसेंटेज गिवन हो, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन हो, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन हो, तो आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करें। ये क्वेश्चन भी आएगा। इसके अलावा इसमें आपसे ये क्वेश्चन भी ये लोग पूछ सकते हैं। फिफ्थ पॉसिबल क्वेश्चन ये है कि जनाब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कीजिए फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, आप वहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। ओके, तो आइए इन सब क्वेश्चनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। आइए हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। प्लीज, प्रोसेस कुछ ऐसे है कि सबसे स्टेप नंबर वन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W1 कैलकुलेट कीजिए। कंपाउंड को जलाने से पहले कंपाउंड का वजन कर लीजिए। स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर टू, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लस ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, प्लस कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट ऐड करेंगे। ओके, इन तीनों को हम प्लाटिनियम के एक वेसल में रखते हैं, प्लाटिनियम के बोट में उसको रखते हैं और इसको हीट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 850 डिग्री सेंटीग्रेड, बाज़-औक़ात 1000 तक भी बात जाती है। ओके, 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, कॉपर ऑक्साइड भी ऐड करेंगे। ईटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कॉपर ऑक्साइड क्यों डाला? टू इंश्योर कंप्लीट कंबस्शन, कंबस्शन के प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए। हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर इट? प्लीज, वो ऐसे कि जो कार्बन होगा, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करेगा, पॉसिबल हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखें कि कॉपर ऑक्साइड की जो रेशो होगी वो बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के, 1:3। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 मोल है तो कॉपर ऑक्साइड के तुम्हें 3 मोल डालने चाहिए। 1:3 के साथ हम इसको ऐड करते हैं। प्लीज 3 टाइम्स इसकी मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। ईटा में क्वेश्चन पूछा गया है, ईटा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्लीज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिकदार की बनिस्बत कॉपर ऑक्साइड की मिकदार क्या होनी चाहिए? 3 टाइम्स ग्रेटर अमाउंट इसकी हम ऐड करते हैं। एक प्रॉब्लम है, बाज़ लोग उसको कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली बुक्स में कैटलिस्ट के तौर पे मशहूर है। एक्चुअली ये कैटलिस्ट नहीं है, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो वो इतने सारे रिएक्शन काज करवा रहा होता है। ओके, जब स्टेप नंबर 3 की जानिब हम प्रोसीड करते हैं तो क्या पैदा होगा? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगा, आपके पास H2O पैदा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां डाला, यहां पे O2 और कॉपर ऑक्साइड मौजूद थे। अब यहां पे क्या लगा हुआ है? प्लीज, यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट। आप और रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर कैचर है। तो पहले हम वाटर को कैच करेंगे। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, मैग्नीशियम परक्लोरेट। इस ट्यूब का वजन कितना है? हमने इसका वजन पहले किया हुआ होता है। इस वजन के बाद जब ये पानी को कैच कर लेगा तो ये भारी हो जाएगा। हम मालूम करेंगे कि ये कितना भारी हो गया है, वहां से मैं H2O का वेट निकालूंगा। उम्मीद है आपने पॉइंट पकड़ लिया है। फिर मुझे सुनिए, मैग्नीशियम परक्लोरेट हाइग्रोस्कोपिक है, ड्राइंग एजेंट है, डेजिकेटिंग एजेंट है। ओके, प्यासा कौवा है। ओके, ये वाटर को कैच करेगा, कैच करने के बाद भारी हो जाएगा। हमने इसका पहले भी वजन किया हुआ होता है, पानी पीने के बाद इसका दोबारा वजन कर लेते हैं तो मेरे पास W2 आ जाएगा वाटर का, कि वाटर इतना पैदा हो चुका है। सिमिलरली यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट इज एक्टिंग एज ए CO2 कैचर। ये कौन है? ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करने का रिएजेंट, ये आपके पास H2O को कैच करने का रिएजेंट है। ओके, एक ईटा में क्वेश्चन आया कि CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कैसे कारोबार करता है? तो प्लीज बड़ी आसान सी स्टोरी है, बड़ी आसान सी स्टोरी है। कैसे कि ये CO2
पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन। ये CO2 आपके पानी से लड़ेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्ट करके पोटाशियम कार्बोनेट बनाएगा। पोटाशियम, बास बुक्स ने पोटाशियम बाइकार्बोनेट भी मेंशन किया हुआ है। अल्टीमेटली बनता पोटाशियम कार्बोनेट है। ओके, जो भी बने ये ट्यूब क्या हो जाएगी, ये ट्यूब भारी हो जाएगी। जब ये ट्यूब भारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस भारी ट्यूब से पहले वाली ट्यूब का वजन निकाल लेंगे, तो यूं मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वेट नंबर 3 ऑब्टेन हो जाएगा। ये बेसिकली प्रोसेस था। अब हमने अपना काम कर लिया है, कंबशन एनालिसिस का एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस पूरा हो चुका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना, उसको ठीक तरीके से ऑक्सीडाइज करना और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट मालूम करना, H2O का वेट मालूम करना और ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले वाला वेट मालूम करना। ओके, आइए अब हम जाते हैं कि हम इंपेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करते हैं। ओके, आइए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इंपेरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। स्टेप नंबर 1, परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैलकुलेशन। क्या कीजिए, सबसे पहले कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें? अब ये देखें, आप इस क्वेश्चन पे आ जाएं प्लीज कि हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्लीज मेरी बात की तरफ तवज्जो रखें। कैसे करेंगे आप समझिए। टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट में लेट सपोज मैं मालूम करने जा रहा हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 obtained from ऑर्गेनिक सैंपल। ऑर्गेनिक सोर्स से, ऑर्गेनिक सैंपल से जो CO2 ऑब्टेन हुआ, इस CO2 में कार्बन की परसेंटेज। आइए क्या लिखा हुआ है, CO2 कार्बन का मास 12, कार्बन का मास 12, CO2 का सारा मास 44। टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो वो तो 12 था। CO2 में कार्बन का मास 12 होता है। टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड वो तो 44 है। मल्टीप्लाई कीजिए ऑब्टेन्ड मास ऑफ कंपाउंड, ये देखो W3 आपके पास आ गई, तो W3 को मैं ऊपर लिख लूंगा और ये देखें प्लीज मेरे पास W1 कहां चला गया, ये देखें, डिवाइड बाय टोटल गिवन मास ऑफ सोर्स ऑफ सैंपल, ये क्या है, ये W1 है, तो मैं W1 पर डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो आप कार्बन की परसेंटेज ऐसे निकालिए, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी ऐसे निकालिए। अब एक इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपको चाहिए कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऐसे निकालें। कैसे? 100% माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है कि आप कैसे काम करेंगे। आप कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेजेस ऐसे मालूम करेंगे प्लीज। अब स्टेप नंबर 2, मोल्स कैलकुलेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनके मोल्स मालूम करने का स्टेप पहुंच आया है। प्लीज कैसे करेंगे, प्लीज आप सब ये खुद कीजिए, मैं फार्मूला बता रहा हूं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो आपने ऊपर मालूम किया, डिवाइड बाई आप क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। यानी ऊपर जो आपके पास कार्बन की जो परसेंटेज आ चुकी है उसको ऊपर ले लोगे, डिवाइड बाई 12 कर दोगे, यूं आपके पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन होंगे। ओके, आपने स्टेप नंबर 2 भी कर लिया है। आइए स्टेप नंबर 3 की जानिब प्रोसीड करते हैं। स्टेप नंबर 3 की हेडिंग है डिवीजन बाई लीस्ट मोल टर्म, डिवीजन बाई लीस्ट मोल टर्म। प्लीज मेरे साथ रहें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं, ओके, प्लीज सपोज कर रहा हूं। लेट सपोज मेरे पास मैं सपोज कर रहा हूं, ओके, लेट मेरे पास इसका आंसर था मेरे पास 1 मोल, इसका आंसर था मेरे पास 2 मोल, इसका आंसर मेरे पास था 3 मोल। सबसे लीस्ट आंसर कौन सा है? सबसे लीस्ट आंसर 1 है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1। स्टेप नंबर 2 में जिससे के मोल आ चुके हैं उसको ऊपर लिख लीजिए, उसके नीचे वो वाली वैल्यू लिखें जो ऊपर के आंसर में सबसे छोटी वैल्यू हो। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे तो एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। स्टेप नंबर 4, कन्वर्जन इनटू होल नंबर्स, कन्वर्जन इनटू। अगर स्टेप नंबर 3 में आपका जवाब होल नंबर्स में नहीं है, वो तो मेरे पास बाई चांस आ चुका है। आप भी कहेंगे सर अपने लिए आसान आंसर ढूंढ रहा होता है, 1 पे 1 डिवाइड करें, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर होल नंबर में है। अगर होल नंबर में जवाब ना आता, मैं तीनों आंसरों को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता कि मेरे पास तीनों का जवाब किस में आ जाए, होल नंबर में आ जाए। ओके, स्टेप 4 हो गया। स्टेप नंबर लास्ट 5 स्टेप, राइट them as सबस्क्रिप्ट। ये देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख लो, उनके नीचे उनके आंसर लिख लो। लेट सपोज कार्बन का आंसर 1 था, हाइड्रोजन का आंसर 2 था, ऑक्सीजन का आंसर 3 था। तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। ओके, हम स्टेप 5 तक पहुंच चुके हैं। अब एक आखिरी पॉइंट है, बस कीजिए फिर। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन। हम जी हां मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का जो मैस होता है वो n टाइम n नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है? n मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स। आप मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। इस बात को जरा समझिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि मोल कैसे मालूम करेंगे। यहां मोल इज इक्वल टू मोलर mass of compound divide by empirical formula mass
इसी कंपाउंड का जो आपने इंपेरिकल फार्मूला निकाला है ना, इसका मोलर मास निकाल लीजिए। इसके मोलर मास को आप नीचे लिखेंगे और कंपाउंड के ओरिजिनल मोलर मास को आप ऊपर लिखेंगे। यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, आपने स्टोइकियोमेट्री में जहाँ भी मोल निकाला आपने नीचे मोलर मास लिखा था। आज पहली मर्तबा मोलर मास ऑफ कंपाउंड को ऊपर लिखा गया है, इंपेरिकल फार्मूले मास को हम नीचे लिखते हैं। यूं आप मोल निकाल लेंगे तो इंपेरिकल फार्मूला से इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे, यूं आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो जाएगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज।